नमस्कार दोस्तों चंद्रयान 3 की लैंडिंग को अभी 15 दिन भी नहीं गुजरे हैं, तब तक इसरो ने सन के लिए एक नया मिशन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम दिया है आदित्य L1। अब क्या ये आदित्य L1 सन की सरफेस पे लैंड करेगा? क्या सन के ऊपर जाएगा ये, या फिर सिर्फ ऊपर ऊपर से चक्कर लगाएगा? और अगर ये चक्कर भी लगाएगा तो क्या ये पहला रॉकेट बनेगा जो इतना ज़्यादा करीब गया है सन के? क्योंकि इससे पहले बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी अपना रॉकेट जो है भेज चुके हैं, नासा हुआ और बहुत सारे हुए। तो क्या ये सबसे ज़्यादा करीब जाने वाला रॉकेट बनेगा? और आगे क्या हम जानना चाहते हैं सन के ऊपर, आखिर इसको क्यों भेजा गया है हमारे सूर्य के ऊपर? तो यही सारी चीज़ें आज की हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। अगर अंत तक नहीं देखा है तो बहुत कुछ आप मिस कर देंगे आदित्य L1 के बारे में जानने के लिए और हमारे स्पेस के बारे में जानने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आदित्य L1 जो कि इस मिशन का नाम है। इसका नाम कैसे पड़ा? देखिए, आदित्य का मतलब तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसका मतलब होता है सन। और रही बात L1 की, तो L1 जो है L1 हम डिनोट करते हैं लैग्रेंज पॉइंट के लिए। अब लैग्रेंज पॉइंट जो होते हैं स्पेस के अंदर टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारी पृथ्वी और ये है सन। अब इसके पास आप लोग 5 जो है लैग्रेंज पॉइंट देख सकते हैं, L1 L2 L3 L4 L5। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इस पॉइंट की बात करें जिस पे हम लोगों ने आदित्य L1 को भेजा है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाती है। यहाँ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो ना ही यहाँ जाएगा अर्थ की तरफ जाएगा और ना ही सन की तरफ जाएगा, मतलब एक तरह से न्यूट्रल हो जाती हैं। आप लोग इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और दूसरा है एक बहुत हल्का ऑब्जेक्ट। अगर आपको उठाना है तो आपको इसका एक मीडियम पॉइंट चाहिए जहाँ पे इन दोनों को नॉर्मल हो जाए, यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों बैलेंस हो जाए। तो वो जो पॉइंट होगा बिल्कुल बीच में तो नहीं होता है। अगर बीच में करोगे तो ये वाला जो है वो नीचे गिर जाएगा। तो ये जो पॉइंट होता है बिल्कुल इस तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों लोग चीज़ें होती हैं वो बैलेंस हो जाती हैं दोनों बॉडीज़। तो ये जो पॉइंट है आप लोगों को देखने को मिलेगा अर्थ के सबसे ज़्यादा करीब, ना कि सन के। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल इक्विवेलेंट हो जाती है, बिल्कुल जीरो। अगर यहाँ पे जो है कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो वो वहीं के वहीं ऐसा अपने अपने पाथ में, अपने एक हेलिकल पाथ में घूमता रहेगा, ना ही इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोगों ने आदित्य L1 को प्लेस किया है। और ये प्लेस क्यों किया गया है? ये प्लेस किया गया है 24/7 सन के ऊपर नज़र रखने के लिए, यानी कि पूरा 5 साल तक। ये पूरा जो मिशन है वो 5 साल के लिए है। तो 5 साल तक 24 घंटे 7 दिन इसके ऊपर नज़र रखी जा सके। और साथ ही साथ जो पिक्चर्स हैं वो भेजने वाला है ये सन की। एक दिन में करीब 1500 से ज़्यादा पिक्चर्स ये जो है ये भेजेगा सन की, ताकि हम लोग सन की साइंटिफिक स्टडी कर पाएँ। और इस पॉइंट पे जो है फ्यूल कंजम्पशन ही बहुत ज़्यादा कम होती है। सबसे कम फ्यूल कंजम्पशन आपको इस पॉइंट पे देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस पॉइंट पे बिल्कुल एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है आप लोगों को बिल्कुल ही एकदम ना के बराबर फ्यूल खर्च करना पड़ता है। और ये जो पॉइंट है ये अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। मतलब ये अगर आप बात करें डिस्टेंस की, तो ये जो पॉइंट है अर्थ और सन के बीच में करीब 1% ही है। यानी कि अगर हम अर्थ और सन की दूरी की बात करें तो सिर्फ उसे 1% दूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि इतना दूर क्यों रखा गया है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ये सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट पॉइंट है सन का। अगर आप इससे ज़्यादा सन के पास जाते हैं तो आप सन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ जाएंगे, तो आप सन की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। जैसे आप अगर आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ जाते हैं तो आप नीचे गिर जाते हैं, तो उसी तरह से ये जो है सन के पास अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी बॉडी। तो इसीलिए ये जो पॉइंट है ये इतना ज़्यादा दूर है। और जहाँ चंद्रयान 3 को चांद पे पहुँचने में करीब 1 महीने का समय लगा था, तो वहीं इसको जो है 4 महीने का समय लगने वाला है इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए। और ये जो है अब तक का इसरो का सबसे ज़्यादा लंबा मिशन है। इससे ज़्यादा दूर तक अभी तक कोई भी रॉकेट नहीं भेजा है अपना। 125 दिन का ये पूरा समय लेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। उसके बाद 5 साल तक वहाँ पे अपना एक जो है काम करता रहेगा। और वहीं पर अगर हम लैग्रेंज पॉइंट 2 की बात करें, L2 की बात करें, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे नासा का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप रखा गया है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसको जो है इसी पॉइंट पे रखा गया है, L2 पॉइंट पे। और ये जो है ये L2 पॉइंट अर्थ की शेडो में ढका रहता है, ताकि ये कभी भी सन की तरफ नहीं आता है। मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो टेलीस्कोप है ये जो है बहुत ही क्लियर इमेजेस खींचता रहता है हमारे ब्रह्मांड की। तो ये जो चीज़ है ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि लैग्रेंज पॉइंट कितने ज़्यादा ज़रूरी है स्पेस मिशंस के लिए। और वहीं पर अगर हम बात करें कि ओवरऑल ये जो चीज़ें हैं किस तरह से काम करेंगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो पूरा रॉकेट है आदित्य L1 जो PSLV से लॉन्च हुआ है, ये पूरा 16 दिन तक अर्थ के चक्कर लगाएगा।
आज से जब से ये लॉन्च हुआ है 2 तारीख से, तब से लेके 16 दिन तक ये जो है अर्थ के चक्कर लगाएगा। उसके बाद इसको जो है एक बूस्ट प्रोवाइड करा के लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद ये जो है L1 पॉइंट, ये देखिए ये है L1 पॉइंट। अब L1 पॉइंट पे ही वहीं के वहीं घूमता रहेगा। अब इस पॉइंट की एक खास बात ये है कि इस पॉइंट पर कोई भी चीज़ प्लेस होती है तो उस पर किसी भी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना ही सोलर एक्लिप्स का इफेक्ट पड़ेगा, ना ही किसी चीज़ का। इसके सामने कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है मून है, ठीक है। तो मून तो इसके पीछे ही हो जाता है। अगर आप लोग यहाँ पे अगर ये एक जगह पे घूमता रहेगा तो जैसे जैसे अर्थ जो है वो रोटेट करेगी, रिवोल्यूशन करेगी, उसी के साथ ही साथ ये जो पॉइंट है ये भी मूव करता रहेगा। तो ये जो इसीलिए अगर हम लोग 1 साल की बात करें तो हम लोग 1 साल में 360 डिग्री घूम जाएंगे सन के। तो हम लोगों को हर एक एंगल मिल पाएगा सन का, और बहुत ही ज़्यादा कम कंजम्पशन ऑफ फ्यूल पे। तो इसरो जो है अपने कम बजट के प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है। कम बजट में हम लोग बहुत ही हाईटेक मिशन जो है वो कर देते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये जो है ये 2 सितंबर को लॉन्च हुआ है, ये तो आप लोग पता ही होगा। आपने लॉन्चिंग भी देखी होगी, उम्मीद करता हूँ। इसको जो है पूरा 4 महीने का समय लगेगा अपना L1 पॉइंट तक पहुँचने के लिए। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे L1 पॉइंट जो है 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से, और ये जो है इसरो का सबसे ज़्यादा लंबा प्रोजेक्ट है। इससे दूर तक अभी तक इसरो ने कोई भी अपना ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कंडक्ट कराया है, और ये एक हेलो ऑर्बिट में घूमता रहेगा। अब हेलो ऑर्बिट के बारे में आपको बता चुका हूँ। एक ही L1 पॉइंट पे ये सन है, ये अर्थ है, यहीं पे ऐसे अपने ऊपर घूमता रहेगा, एक हेलिकल पाथ में घूमता रहेगा। ना ही ये सन के चक्कर लगाएगा और ना ही ये अर्थ के चक्कर लगाएगा। ये एक अपने ही एक सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के साथ साथ। और इसका ओवरऑल क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है? इसका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है सन की स्टडी करना, जो कि अर्थ को अफेक्ट करेगी। और ये जो है ये इसरो ने अपना अकेला ही प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इसमें किसी भी और कंट्री का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसकी पूरी 5 साल की जो है लाइफ स्पैन रहेगी, ये 5 साल तक रहेगा इस पॉइंट पे। और वहीं पर हम चंद्रयान 3 की बात करें, मैं देखिए साथ ही साथ चंद्रयान 3 से इसलिए कंपेयर करके चल रहा हूँ क्योंकि चंद्रयान 3 भी हाल ही में लॉन्च हुआ है और आप लोगों को अच्छी खासी नॉलेज है चंद्रयान 3 को लेके। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी पहले से ही डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, आप लोगों ने इसको देखा भी है, तो इसीलिए मैं चंद्रयान 3 से कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ चंद्रयान 3 का लाइफ स्पैन जो है 14 दिन का था, तो वहीं इसका जो है पूरा 5 साल का है। 5 साल तक ये यहाँ पे सन की स्टडी करता रहेगा। और अगर हम बात करें इस पॉइंट पे और भी पहले से कोई भी ऐसी कोई सैटेलाइट, ऐसा कोई मिशन भेजा गया है, तो मैं आपको बता दूं, एक पहले से ही नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर एक सोहो मिशन को भेजा था यहाँ पे, जो कि वहाँ पे अभी भी प्रेजेंट है। तो वहाँ पे जो है उस पॉइंट पे टोटल 2 सैटेलाइट हो जाएंगी। अगर आप इसकी बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। इसके आगे आप लोगों को ऑब्जर्वेटरी इसलिए लगा हुआ मिलेगा क्योंकि ये जो है इसका काम है ऑब्जर्व करना सन को। इन मिशन का काम होता है सिर्फ सन को ऑब्जर्व करना, स्टडी करना और साथ से जो इन्फॉर्मेशन है वो अर्थ पे भेजना। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि चलो ठीक है, अर्थ अगर हम मून की बात करें तो मून पे हम लोग रह सकते हैं, मार्स की बात करें तो हम लोग मार्स पे रह सकते हैं। तो इन प्लैनेट्स पे मिशन करना तो समझ में आता है कि हम लोग मून पे जो है पानी की खोज करेंगे, मार्स पे जो है हम लोग ज़िंदगी की खोज करेंगे। तो पर ये ओवरऑल नहीं समझ में आ रहा कि ये सन पे क्यों मिशन कराया जा रहा है। ये तो कन्फर्म है कि सन पे हम लोग नहीं रह सकते, और ओवरऑल सन की आकर स्टडी करने का क्या मतलब है, आखिर सन ही क्यों। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को इस चीज़ को जानना है कि ओवरऑल ये जो चीज़ें हैं, पूरा ब्रह्मांड, अपना सोलर सिस्टम किस तरह से बना, तो ये जो है सन की स्टडी करना अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बात करें इस पूरे सोलर सिस्टम की मास की, तो इस पूरे सोलर सिस्टम में 99% मास जो है वो सन का है। ये पृथ्वी से 113 गुना ज़्यादा बड़ा है। और साथ ही साथ आप लोग आए दिन जो है सोलर स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं, सूरज की तरफ से जो तूफान आते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को नॉर्दर्न लाइट्स भी देखने को मिलती है, जिसको हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो न्यूट्रलाइज कर देती है और पोल्स पे भेज देती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग को देखने को मिलती है आए दिन। और साथ ही साथ हम लोगों को कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे सन की जो कोर है इसका टेम्परेचर अपने आप में बहुत ज़्यादा है। इसके कोर का टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री, जो कि ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट है सन के अंदर का। और इसी के साथ ही साथ जैसे जैसे आप लोग ऊपर बढ़ते रहेंगे, अगर आप इसकी सरफेस की बात करें तो इसकी सरफेस का टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 5500 डिग्री सेल्सियस ये है सरफेस का टेम्परेचर। और वहीं पे अगर आप इसके ऊपर की बात करें, यानी अगर आप बात करें एक लेयर होती है कोरोना, इसको आप लोग सन का एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है इसके सरफेस के टेम्परेचर की। तो ये जो है टेम्परेचर वेरिएशन आगे क्यों देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखें कोर की बात करें तो कोर सबसे ज़्यादा गर्म है, उसके बाद ऊपर अगर आप बढ़ेंगे तो सरफेस जो है ठंडी है। मैं कहूँगा अगर आप इसकी बात करें, कोर की बात करें तो कोर के कंपेरिजन में सरफेस ठंडी है। उसके बाद अगर आप और सन से दूर जाएं तो वहीं पे आप लोग और भी ज़्यादा गर्म देखने को मिलता है, 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस का एक वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ओवरऑल क्या रीज़न है इसके पीछे। और साथ ही आए दिन हम लोगों को सोलर फ्लेयर्स देखने को मिलती हैं जो कि अर्थ की तरफ बढ़ती हैं, सन स्पॉट हो जाते हैं जहाँ से सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं, तो ये ब्लैक से गड्ढे पड़ जाते हैं। ये ओवरऑल क्या है। और साथ ही साथ जो
सन जो बना है, जो कि प्लाज्मा से बना है, तो आखिर ये ओवरऑल किस तरह से सर्वाइव करता है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए सन की स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास करके इसके कोरोना की स्टडी करना। ये कोरोना वो कोरोना नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं, कोविड-19 नहीं है ये जो है सन की एक लेयर है, एक सन की जो आउटरमोस्ट लेयर कह सकते हैं आप, जो कि सबसे ज़्यादा गर्म कहेंगे अगर आप लोग सन की आउटर रीजन की बात करें। सबसे ज़्यादा गर्म होती है इसकी कोर, अगर आप आउटर रीजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा गर्म होती है कोरोना। तो इन सब चीज़ों के अभी हम लोगों को कारण नहीं पता है कि ओवरऑल इसका क्या कारण है। बहुत सारी थ्योरीज प्रेजेंट की गई हैं कि ये कारण है, ये कारण, पर ऐसा कोई अभी फिक्स सबूत नहीं मिला है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए ये जो मिशंस हैं वो कराए जा रहे हैं आज के टाइम पे। और वहीं पे अगर मैं आपको बात करूँ कि इस तरह के मिशन कराने वाला इंडिया जो है थर्ड कंट्री बना है, यूएसए और ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद। यानी सबसे पहले नासा, उसके बाद ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसके बाद फिर है हमारा इसरो। अभी तक इस फील्ड में आप लोगों को चाइना और जापान दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग बात देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाइना और जापान ने सन के लिए भी मिशन किए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई इन्होंने डेडिकेटेड मिशन नहीं किया सन को लेके। इन्होंने अर्थ के ऊपर ही सैटेलाइट भेजी हैं। मैं आपको फिर बता दूं, इन्होंने अर्थ के चक्कर लगाने के लिए ही सैटेलाइट भेजी हैं। अब ये जो सैटेलाइट्स हैं ये जो है यही सन पर नज़र रखेंगी। मतलब सन अर्थ से निकल के, अर्थ से इतना ज़्यादा 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जाके इन्होंने ऐसा कोई भी ऑब्जर्वेटरी नहीं सेटअप की है जो कि सन की एक डेडिकेटेड स्टडी करे। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर हम लोगों को इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। हम लोग यहाँ पे रह के भी तो स्टडी कर सकते थे। तो मैं आपको बताऊं, अगर हम लोग बात करें 100% अगर लाइट निकल रही है ना सन के अंदर से, तो वो जो है अर्थ तक पहुँचते अर्थ की सरफेस से टच होते होते सिर्फ 30% ही रह जाती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये कुछ लाइट्स निकलती हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें हीट और लाइट, इन दोनों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं सन से निकलती हैं। इंफ्रारेड लाइट, यूवी, एक्सरेज, बहुत सारी जो लाइट्स हैं वो निकलती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं। कुछ जो है कुछ हम तक पहुँचती हैं, कुछ नहीं पहुँचती हैं। तो इन सब चीज़ों की डीपली स्टडी करने के लिए हम लोग को ये 100% लाइट की ज़रूरत है, हम लोग को 100% नॉलेज की ज़रूरत है। तो वो जो चीज़ें हैं वो हम लोग अर्थ के बाहर ही जाके पता कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो मिशन है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो इंडिया जो है थर्ड कंट्री बन गया है नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद। तो ये अपने आप में ये प्राउड करने वाली बात है। अगर आप लोगों को इस चीज़ को समझ में आ गया हो, अगर आप लोगों को एक प्राउड फीलिंग आ रही हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइए इस मिशन को लेके। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। आप लोग कमेंट अच्छी लगी तो मैं लाइक करूँगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर ज़रूर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।